नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं साबिता ठाकुर और मैं हूं सौरभ शर्मा। एक बार फिर से हाजिर है आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिकी लेकर, जिसमें हम आपको देंगे अपने हर कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारियां बेहद कम समय में। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने इस हफ्ते आपके लिए इकट्ठी की हैं कौन कौन सी जानकारियां। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हम आपको देते हैं आपके मुनाफों से जुड़ी खबरें। और इस बार हमने आपको बताया था कि देश में स्टॉक लिमिट लगने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में छापेमारी की गई, जिसके बाद 68,413 टन दालें मार्केट में पहुंची। और इसकी जानकारी दी हमें केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जब्त दालों में से 68,000 टन दाल मार्केट में पहुंची। खाद्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई लिखित जानकारी के मुताबिक स्टॉक लिमिट लगने के बाद देश के 14 राज्यों में दाल कारोबारियों पर 14,177 छापे पड़े थे, जिसमें 1,30,608 टन अलग अलग दालें जब्त की गई थीं। इनमें से 68,413 टन दालें मार्केट में सप्लाई की जा चुकी हैं। देश भर में दाल कारोबारियों पर सबसे ज्यादा छापेमारी महाराष्ट्र में हुई थी, जहां पर 5,250 छापों में 86,709 टन दाल जब्त की गई थी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग राज्यों में स्टॉक लिमिट लगने के बाद जो छापेमारी हुई थी और उस दौरान जो स्टॉक निकाला गया है लोगों के गोदामों से, वो अब मार्केट में निकालना शुरू कर दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे अब तक मार्केट में कितनी दालें पहुंच चुकी हैं? जी, जैसा कि कालाबाजारी के तहत जो छापामारी हुई, उसमें सरकार ने तकरीबन 68,000 टन दाल मार्केट में अब तक पहुंच चुकी है। हालांकि जो खाद्य मंत्री द्वारा जो राज्यसभा में जो जानकारी दी गई, उसमें जो स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, उसके बाद 14 राज्यों में, देश के 14 राज्यों में दाल कारोबारियों पर छापे पड़े थे। उसमें जो छापों की संख्या थी वो 14,177 छापे पड़े थे, जिसमें तकरीबन 1,30,608 टन अलग अलग दालें जब्त की गई थी, जिसमें से 68,413 टन जो दालें हैं वो अब तक बाजार में सप्लाई की जा चुकी हैं। जो सरकारी जो वितरण निगम है, जो मदर डेयरी के जो बूथ हैं, उनके थ्रू दालों का वितरण किया जा चुका है। हालांकि देश में अगर हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा दालों की जो छापेमारी हुई थी वो महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। वहां पर तकरीबन 5,250 छापों में तकरीबन 86,700 टन दाल जब्त की गई थी। तो सबसे ज्यादा जो छापेमारी का जो कार्यवाही हुई थी वो महाराष्ट्र राज्य में हुई थी, और सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो भी महाराष्ट्र से निकल कर आई थी। और साथ ही इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया ग्वार गम और ग्वार सीड की घटती डिमांड के बारे में। हमने आपको बताया कि पिछले 2 महीने से लगातार ग्वार की कीमतें घटती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें चाहे डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें, दोनों ही फ्रंटों से डिमांड निकल कर नहीं आ रही, जिसका सीधा असर इसके प्राइसेस पे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सौरभ, अगर देखा जाए कि डिमांड कम क्यों हो रही है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि नए ग्वार का मार्केट में आना। बिल्कुल। और तो साथ ही सौरभ, इसके ऊपर इतना डिस्कशन तो हो ही गया, और मिलकर देखते हैं अपना कार्यक्रम खबर मुनाफे की। ग्वार का एक्सपोर्ट अक्टूबर में सिर्फ 20,752 टन हुआ है। जी हां, पिछले साल से 62% कम। ग्वार का एक्सपोर्ट पटरी पर लौटता नहीं दिख रहा है। ग्रीन टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के दौरान देश भर में सिर्फ 20,752 टन ग्वार और इसके उत्पाद यानी ग्वार गम, ग्वार कोरमा और ग्वार चूरी का एक्सपोर्ट हो पाया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 62% कम है। पिछले साल अक्टूबर के दौरान देश से 54,353 टन ग्वार और उसके उत्पादों का एक्सपोर्ट हुआ था। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो इस साल ग्वार का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 53% से ज्यादा घटा हुआ है। वित्त वर्ष 2015-16 के पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देश से सिर्फ 1,82,934 टन ग्वार का एक्सपोर्ट हुआ है। वे जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ग्वार की कीमतें घटती जा रही हैं, उससे अब आने वाले दिनों में ग्वार का फ्यूचर आपको किस तरह का दिखता है?
जी देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि वायदा बाजारों में कीमतें लगातार टूटती जा रही हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्वार का जो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्वार का एक्सपोर्ट इस साल अक्टूबर में सिर्फ 20,752 टन हुआ, जो कि ठीक पिछले साल अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं, सन 2014 अक्टूबर की बात करते हैं, तो यही ग्वार का एक्सपोर्ट था, तकरीबन 54,353 टन था। और इसके ग्वार से जो रिलेटेड जो उत्पाद हैं उनका जो उत्पादन इतनी बम्पर मात्रा में हुआ था कि 2013 में हमने देखा था कि जो ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतें काफी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से किसानों ने जो इस साल जो खेती का रुख किया था वो ग्वार गम ग्वार सीड की तरफ ज्यादा रुख किया था, जिसकी ज्यादा लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। लेकिन जिस तरीके से देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें भी पिछले 5 साल के निचले स्तर पर फिसल चुकी हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है कि जिसकी वजह से हमने देखा कि जो हमारे यहाँ भारत से जो निर्यात होता था, जो गल्फ कंट्रीज को, जो अमेरिकी देशों को, जो रशिया कंट्रीज को जो हम निर्यात करते थे, उसमें अच्छा खासा हमें डिमांड में कमी होती हुई देखने को मिली है। और जिसकी वजह से हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 60% अभी गिर चुका है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के लिए जो हालात हैं वो अभी भी निगेटिव बने हुए हैं। और साथ ही हमने बताया कि देश भर में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर, जिसमें हमने सौरभ बताया कि जो कपास के बीज होते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। उनकी लागत, जब एक किसान कपास की खेती करता है तो उसकी लागत उसके बीजों की वजह से बढ़ जाती है। बिल्कुल, और यही कारण है कि कृषि मंत्रालय ने अब इन बीजों को अपने नियंत्रण में रखने का फैसला किया है, चाहे वो कोई भी किस्म हो, चाहे वो बीटी हो या फिर गैर बीटी हो। बिल्कुल, तो इस पर आगे की जानकारी के लिए हम देखते हैं अपना कार्यक्रम खबर मुनाफे की। कृषि मंत्रालय ने इस हफ्ते 7 दिसंबर को कॉटन सीड प्राइस ऑर्डर 2015 का गठन किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को सही और जायज भाव पर कपास का बीज मुहैया कराना है। दरअसल कपास का हाइब्रिड बीज तैयार करने वाली घरेलू कंपनियों ने अमेरिकी कंपनी मॉन्सेंटो पर लगाम लगाने के लिए कृषि मंत्रालय से गुहार लगाई थी। विजी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है कि कपास का जो बीज है उसका नियंत्रण वो अपने हाथ में रखेगी और बीज को सस्ता करेगी, जिससे कपास का जो उत्पादन है, जो उत्पादकता है वो बढ़ती हुई नजर आए। यानी कि कहीं ना कहीं किसानों को लागत ज्यादा लगती है लेकिन मुनाफा कम मिलता है, इसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा जो मैटर है वो क्या है। जी देखिए, जिस तरीके से कपास की जो खेती किसान किया करते थे उसमें लागत जो थी वो काफी ज्यादा आती थी, जिससे और जो वो कपास मंडियों में बेचने जाते थे उसका जो उचित मूल्य है उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से सरकार ने इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हालांकि पिछले हफ्ते जो 7 दिसंबर को कॉटन सीड प्राइस ऑर्डर 2015 का गठन किया है, जिसका जो सही उद्देश्य है जो किसानों को बिल्कुल जो उनका जो जायज भाव है उस पर कपास का बीज मुहैया कराना है। हालांकि कपास का जो हाइब्रिड बीज तैयार करने वाली जो कंपनियां थी, घरेलू कंपनियां थी, अमेरिका की जो कंपनी थी मॉन्सेंटो पर लगाम लगाने के लिए कृषि मंत्रालय से जो अप्रोच की थी, जिसकी मुख्य वजह थी कि वो कंपनी द्वारा जो बीज जो दिए जा रहे थे किसानों को काफी ज्यादा जो कॉस्ट थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के दिए जा रहे थे। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे अपने और कुछ कार्यक्रमों पर। ब्रेक के बाद साप्ताहिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और अब हम बात करेंगे अपने अगले कार्यक्रम पूछे अपने सवाल का, जिसमें हमारे किसान दोस्त पूछते हैं सवाल कृषि और खेती से जुड़े हुए, और साथ ही हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं उन सवालों का जवाब। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम पूछे अपना सवाल। सुनील जी, मैं संध्या बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। अच्छा जी, हाँ। आपका हमारे कार्यक्रम में एक सवाल आया था, आप आलू के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे। मैं चाहती हूँ, आज मैं स्टूडियो से बात कर रही हूँ और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, और आलू से जुड़ी आपकी क्या समस्या है मैं चाहती हूँ आप अपना सवाल पूछें और उसका यहाँ से उत्तर पाएं। अच्छा जी, ओके जी। हाँ, नमस्कार जी। जी बताइए। वो आलू है जी मेरे 1 एकड़ के अंदर, और उसमें जो पत्ते हैं ना उसकी जो मूड सी हो रही है ऊपर से, और उनमें थोड़े बहुत लाल लाल धब्बे से भी हैं, तो उसके लिए कोई दवाई बताओ।
उसमें मैंने पहले तो कन्फिडोर कर रखी है, सुपर कन्फिडोर जाती है जी, वो कर रखी है, और उसके बाद एक मेलाथियन की स्प्रे की है जी। और अब मतलब उस जो में जो मूड सी है ना, उसके लिए मैंने फोन किया था कि मतलब उसमें समस्या है तो आप। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय क्या आपके यहाँ बादल हैं? बादल तो नहीं है जी, अभी तक तो कोई थोड़ा बहुत वो है मौसम में, मौसम धुंध है, मौसम बूंद बूंद पड़ रही है? बूंद नहीं है जी, थोड़ा सा धुंध है। अच्छा, धूल कोहरा है जी। हाँ जी। देखिए, जो ये बीमारी है ये बादल हो जाने पर और वातावरण में नमी आने पर अच्छा जी। ये बीमारी होती है। और इस बीमारी में होता क्या है कि धीरे धीरे जो आपके जो पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ, देख रहे हैं आप, पत्तियां सिकुड़ रही हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो देखिए ये जो पत्तियां जब आपकी सिकुड़ती हैं तो धीरे धीरे ये पौधा मुरझाने लगता है। हाँ जी। और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। हाँ जी, उसमें जो मतलब 20% पौधे हैं ना, उनमें ये बीमारी आ रही है। हाँ जी, तो इसके लिए आपको जो है, जो आपने दवा बताई है वो दवा कारगर नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो उसके लिए आप डॉक्टर साहब, मैंने उसमें मतलब जो डूपॉन्ट कंपनी की जो करजट नाम की दवाई आती है कि जी, हाँ, वो मैंने वो भी डाल रखी है, तो उससे काफी रिजल्ट मतलब मिला है उसका। नहीं, उसका रिजल्ट मिला होगा आपको। हाँ जी। लेकिन जो आपने दवा डाली है उसके बाद मैं जो दवा आपको लिखवा रहा हूँ, हाँ जी, उस दवा का आप स्प्रेइंग करिए। अच्छा। और जब तक मौसम खराब रहे हाँ जी। तो इसको एक बार आप स्प्रेइंग करने के बाद दोबारा 10 दिन के बाद फिर दोबारा स्प्रेइंग कर दें। अच्छा। क्योंकि ये बीमारी जो है रातों रात एकदम बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। और पूरा कभी कभी तो जब मौसम खराब हो जाता है तो पूरा खेत का खेत जो है समाप्त हो जाता है। तो आप कागज पेंसिल लेकर के आप, मैं दवा जो रसायन बता रहा हूँ हाँ जी, उसको आप लिख लीजिए। हाँ जी, बोलो। मिथाइल ऑक्सीडिमेटान। मिथाइल हाँ जी। ऑक्सीडिमेटान। ऑक्सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। जो हमारे अगले कॉलर हैं वो हैं धर्मराय जी। वो मुर्गी पालन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ धर्मराय जी को फोन लगाया जाए। हेलो। हाँ मैडम। धर्मराय जी बात कर रहे हैं? हाँ। धर्मराय जी नमस्कार, मैं संध्या बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। धर्मराय जी, आपका पिछले दिन सवाल आया था, आप मुर्गी पालन से जुड़ी जानकारी चाहते थे। हाँ मैडम। बिल्कुल, आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं हमारे जानकार डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। आप मुर्गी पालन से जुड़ी क्या जानकारी चाहते हैं? मैं चाहती हूँ आप अपना सवाल पूछिए डायरेक्ट अवधेश शुक्ला जी से। मेरा सवाल ये है, मुर्गी पालन कैसे करें? बिल्कुल, धर्म जी जानना चाहते हैं मुर्गी पालन से जुड़ा कोई कारोबार करना चाहते हैं तो कैसे करें मुर्गी पालन? देखिए, मुर्गी पालन करने के लिए सबसे पहले तो जो आप बाड़ा बनाएंगे मुर्गी का, तो एक मुर्गी के लिए 2 से 3 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। जी सर। उसी हिसाब से अगर आपने जितनी मुर्गियां पालनी है, अगर आपको 100 मुर्गियां पालनी है तो 20 फुट बाई 15 फुट का आप बाड़ा बनाएं। और जो बाड़ा बनाएंगे उनकी चारों जो दीवारें होंगी वो जालीदार होंगी, जिससे हवा उसमें पहुंच जाए, पहली बात। उसके बाद यदि फर्श आपका पक्का है तो 15 दिन के बाद, और यदि फर्श कच्चा है तो 1 हफ्ते के बाद आप उस पर जो धान की भूसी बिछाएंगे उसको आपको हटाना है। हाँ, ताकि मुर्गियों में बीमारी लगने का जो डर होता है वो ना लगे, सफाई बनी रहे। चलिए हम अपने अगले कॉलर को फोन लगाते हैं जिनका नाम है तनवीर जी और ये फूल गोभी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं। इनका सवाल हमारे पास मेल के जरिए आया था, तो चलिए हम तनवीर जी को फोन लगाते हैं और जानते हैं उनका सवाल। हेलो। तनवीर जी बात कर रहे हैं? तनवीर जी नमस्कार, मैं संध्या बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से।
हाँ तनवीर जी, बीते दिनों आपका एक सवाल आया था, आप फूल गोभी से जुड़ी कोई जानकारी चाहते थे। हाँ, मैंने आपके वीडियो अपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब पर देख चुका हूँ, मेरे को अच्छे लगे काफी है जी। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं अभी इन दिनों में फूल गोभी लगाना चाहता हूँ 1 एकड़ खेत में। हाँ। तो अभी कौन सा वाहन यूज करेंगे यानी करना चाहूँ? देखिए, जब आप हमारी ग्रीन टीवी देखते हैं तो हमने ये फूल गोभी के बारे में एक एपिसोड तैयार किया था और उसको दिखाया था, और उसमें साल भर हम गोभी कैसे उगा सकते हैं ये हमने दिखाया था। और उसमें जो साल भर गोभी उगाने की बात थी, उसमें यह था कि कौन सी वैरायटी कब लगाएं ताकि पूरे साल हम गोभी ले सकें। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हफ्ते भर की जानकारियों को एक साथ देखने का ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, साप्ताहिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे खास कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश के कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों से आपको रखें अपडेट। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते किन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। बिजली कटौती की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के लिए सरकार नई योजना बना रही है। पावर कॉर्पोरेशन अब देहात में कृषि कार्य और घरेलू बिजली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग फीडर स्थापित करेगा। हर ग्राम पंचायतों के लिए एक फीडर की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में पहले ही लागू किया जा चुका है। जल्द ही इसे प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह से शहरी इलाकों में औद्योगिक फीडरों के जरिए फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को लाइट मिलती है, उसी तरह कृषि फीडर से भी सिर्फ खेती के लिए लाइट मिलेगी। कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए डायरेक्ट पेमेंट एफिशिएंसी सिस्टम के तहत प्रायोगिक परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत अगर बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है तो किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर की राशि का भुगतान सीधे किसानों को किया जाता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का कपास किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पेश करने का कार्यक्रम भी है। चंडीगढ़ में रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रशासन ने अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए प्रशासन ऑनलाइन सर्टिफिकेट अब संपर्क सेंटरों में ही इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करवा रहा है। सर्टिफिकेट के साइन भी डिजिटल होंगे और वेरिफिकेशन भी डिजिटल होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस रेजिडेंस सर्टिफिकेट को अफसर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही साइन करेंगे। जब लोगों का सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा तो उनको एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद वो किसी भी संपर्क सेंटर में जाकर रेजिडेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पंजाब सरकार को जोरदार झटका देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY स्कीम के अंतर्गत पंजाब के लिए प्रोजेक्ट राशि 980 करोड़ देने की बजाय सिर्फ 252 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सार्वजनिक तौर पर इस योजना के अंतर्गत बड़ी राशि मिलने का दावा किया था, परंतु जब प्रोजेक्ट मंजूरी तक पहुंचा तो केंद्र ने ये राशि घटाकर 252 करोड़ रुपए कर दी है। पहले ये ऐलान किया गया था कि 980 करोड़ की राशि में से 60% केंद्रीय ग्रांट होगी, 10% राज्य सरकार का योगदान होगा, जबकि 30% राशि भारत सरकार की तरफ से कम दरों पर दिया कर्ज होगा। परंतु राशि में कटौती के साथ पंजाब को बड़ा झटका लगा है। नए फ्लैट बनाने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA लोगों की पसंद पूछेगा। बड़े स्तर पर रायशुमारी करने के बाद प्राधिकरण अपनी नई आवासीय योजनाओं का खाका तैयार करने वाला है, जिसके तहत लोगों से पूछा जाएगा कि वो किस तरह का घर चाहते हैं। साथ ही लोगों के सुझाव पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा। प्राधिकरण की मंजूरी के बाद इसे शुरू किया जाएगा। रायशुमारी की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। DDA ने यह फैसला 2014 की आवासीय योजना में बड़े पैमाने पर फ्लैटों की वापसी के बाद लिया है।
ताज महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ आगरा में धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार और कलाकार भाग लेंगे। महोत्सव का आयोजन आगामी 18 फरवरी से प्रस्तावित है। महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में शिल्प कला और संस्कृति की अनूठी झलक दिखाई देगी। इसमें कई फिल्मी कलाकार भी भाग ले सकते हैं। दिल्ली सरकार अब ये योजना बना रही है कि नए साल के पहले ही दिन चालक तकरार में ना फंसे। इसके लिए सरकार पहले उन्हें समझाएगी, चेताएगी और फिर जुर्माना लगाएगी। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार जल्द वाहन अधिनियम में संशोधन करेगी। इसके लिए पंजीकरण अधिनियम में भी प्रावधान करने की तैयारी है। पहला पक्ष इस ओर ध्यान देने का होगा कि लोगों को समझाया जाए, चेतावनी के माध्यम से इस ओर आने के लिए कहा जाए, अन्यथा जुर्माना ही एकमात्र रास्ता होगा। इसमें महिला ड्राइवर को प्रोत्साहित करने की भी योजना है। अब तक इस व्यवस्था को इस योजना का हिस्सा नहीं माना जा रहा था, किंतु अब इसे दिल्ली सरकार के ब्लूप्रिंट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए जगह जगह LED स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। प्याज की कीमतों में हाल के दिनों में आई भारी गिरावट की वजह से केंद्र सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में भारी कटौती की है। सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य $700 प्रति टन से घटाकर $400 प्रति टन कर दिया है। इस साल जुलाई और अगस्त में जब प्याज की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तब केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $425 प्रति टन से बढ़ाकर $700 प्रति टन कर दिया था। अगस्त के दौरान देश में प्याज की कीमतों में जोरदार तेजी आई थी। प्याज के कारोबार के लिए देश में सबसे अहम स्थान रखने वाला महाराष्ट्र के लासल गांव की मंडी में अगस्त के दौरान प्याज का थोक भाव बढ़कर ₹57 प्रति किलो तक पहुंच गया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। केंद्र सरकार ने पोलियो की भांति अब रोटा वायरस से होने वाले डायरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पोलियो की तर्ज पर इसके लिए 5 बूंद जिंदगी की अभियान की शुरुआत फरवरी में 4 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से की जाएगी और फिर चरणबद्ध तरीके से इसे देश में शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव CK मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। बाजार में अभी रोटा वायरस के टीके की कीमत ₹1000 प्रति खुराक है, जबकि मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिक विभाग द्वारा देश में निर्मित टीके को खरीदा है, जिसकी कीमत महज ₹60 प्रति खुराक है। ये अभियान निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें बच्चों को 3 खुराक दिए जाएंगे, जिसके साथ ही हर खुराक में 5 बूंद पिलाई जाएगी। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम बात पते की, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके सामाजिक अधिकारों से जुड़ी ढेरों बातें। और साथ ही हमने आपको बताया गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में, जो शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसके तहत आप घरों में पड़े सोने को इन्वेस्ट कर ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और तो इसी के ऊपर और ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारा कार्यक्रम बात पते की। इस स्कीम के लिए 2.25 से 2.50% इंटरेस्ट रेट तय किया गया है। ग्रीन टीवी आपको बता रहा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत घरों में रखा सोना आम आदमी को कैसे दिलाएगा रिटर्न, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अजीत गोयल जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये स्कीम आखिर क्या है? बेसिकली क्या है, हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से हमारे परिवारों में गोल्ड को एक सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के रूप में देखा जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अपने कभी बीमारी के लिए या किसी और अनहोनी के केस में उसको यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को घरों में रखा जाता है। और स्त्रियां इसको स्त्री धन के रूप में रखती हैं ताकि कभी किसी अनहोनी के केस में वो इसका इस्तेमाल कर सकें। अब इस तरीके से करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए का सोना हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में कैद पड़ा हुआ है, जमा पड़ा हुआ है, जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रहा। बिल्कुल, सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है। इसकी बदौलत सरकार उस बेकार पड़े हुए सोने को हमारे मेन सिस्टम में लेके आना चाह रही है, ताकि इससे इंडस्ट्री को पैसा मिले
और हमारे बैंकिंग सिस्टम को पैसा मिले और हमारी सारी इंडस्ट्री इससे ग्रो हो। बिल्कुल, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सके। जी हाँ। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम लेके आई है और इसमें हम भी इस स्कीम की बदौलत उस गोल्ड के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, ताकि हमारा सिक्योरिटी भी रही और हमारे को उस पर इंटरेस्ट कमाने का भी मौका मिला। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है कि आप अपने सोने को सिक्योर करने के लिए बैंकों में रखते हैं और उनको फिर ईयरली बेसिस पर आप पेमेंट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा सोना रखने का? इसमें प्रोसीजर ये होगा कि मैं अपनी गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी को बैंक के पास रखूंगा और बैंक इसको प्योरिटी के टेस्ट कराएगी। प्योरिटी के टेस्ट कराने के बाद वो मेरा एक अकाउंट खोलेगी। उस अकाउंट में जितना भी सोना मैं उनको बैंक के पास जमा कराऊंगा वो मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट बैंक में खुलेगा जी, और उसके ऊपर बैंक मेरे को 2.5% गोल्ड की फॉर्म में ही मेरे को इंटरेस्ट देगी पर ईयर। बिल्कुल, जानना चाहेंगे ये सिक्के किस तरह के लॉन्च किए गए हैं? हमारे यहाँ अभी तक विदेशों से सिक्के आते रहते, पहली बार सरकार ने सोचा है और देश का बना हुआ सिक्का, देश की हमारी कंपनी MMTC है और उसके द्वारा बनाया हुआ सिक्का है जो 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम के तीन तरह के सिक्के सरकार ने लॉन्च किए हैं। इन पे एक तरफ अशोक चक्र है, दूसरी तरफ गांधी जी की तस्वीर है और लोगों ने बड़े अच्छे इसके बारे में जानकारी लेकर के इसको खरीदने की कोशिश की। अभी हमारे यहाँ धनतेरस है, धनतेरस पे गई थी तो लोगों ने इसको बहुत अच्छे से लिया और खरीदा। बिल्कुल, तो अजीत जी क्या यहाँ पर ज्वाइंट डिपॉजिट की सुविधाएं भी उपलब्ध है? जी हाँ, आप अगर हम चाहें, दर्शक चाहें तो उसमें 2 लोग 3 लोग मिलकर के भी बैंक में अपना जॉइंट अकाउंट खुला सकते हैं और अपने गोल्ड में डिपॉजिट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड की प्योरिटी बैंक के कुछ सेंटर्स होंगे, उनमें जैसे मान लीजिए मेरा बैंक PNB बैंक है, PNB का किसी एक प्योरिटी सेंटर से कनेक्शन होगा तो वहाँ पे जाकर के मैं इसको प्योरिटी चेक करवाऊंगा। प्योरिटी चेक करने के बाद में वो मेरे को एक सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट को मैं अपनी बैंक में ले जाकर के जमा कराऊंगा। मेरा एक गोल्ड बॉन्ड अकाउंट खुलेगा, गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलेगा, उसमें उस सर्टिफिकेट के बेस पे मेरा गोल्ड जमा हो जाएगा और उसी पे पर ग्राम के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल, क्या लगता है अजीत जी आपको, जिस तरह से यहाँ पर इस स्कीम के तहत कुछ मुख्य बातों का भी बहुत खास ध्यान रखा गया है, जैसे कि अगर आपको इस स्कीम के तहत जुड़ना है तो जो आपका गोल्ड है उस गोल्ड को एज इट इज नहीं लेंगे, उस गोल्ड को पहले वो उसकी प्योरिटी चेक करवाएंगे और उसको गलाकर बिस्किट के रूप में अपने पास रखेंगे। क्या आपको लगता है कि हमारे भारत में जिस तरह से अगर हम नारियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं की जो रुचि है सोने के प्रति वो बहुत ज़्यादा है, क्या लगता है आपको कि वो अपने गहनों को ऐसे गलाकर बिस्किट्स के रूप में ऐसे बैंक को दे पाएंगी? मैं समझता हूँ कि महिलाओं का पर्पज़ एक ही पर्पज़ नहीं होता था, उनको गहनों के रूप में पहनने का ही पर्पज़ नहीं होता था, उनके मन में एक सिक्योरिटी की भावना होती थी, इस वजह से वो ज्वेलरी बनवाती थी। और मैं समझता हूँ कि शायद महिलाओं को 25% अपनी ज्वेलरी जरूर रखें अपने पहनने के इस्तेमाल के लिए, बाकी अगर वो 75% ज्वेलरी को भी अगर इस स्कीम का फायदा उठाते हुए करेंगे, क्योंकि महिलाओं को ये बताने की जरूरत है कि आपकी 20 साल के बाद जो ज्वेलरी उतनी की उतनी रहती, मेरे ख्याल से यहाँ ड्योडी हो जाएगी, उसको 100 ग्राम की ज्वेलरी 150 ग्राम में बदल जाएगी, तो उसके लिए बहुत फायदा होगा। तो महिलाओं को अपने पहनने की ज्वेलरी थोड़ी रखने के बाद बाकी ज्वेलरी को इस स्कीम में जमा कराने से बहुत फायदा होगा और वो कराएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उनको पूरी जानकारी हम देंगे, आप टीवी चैनल्स देंगे, बैंक देंगे, सरकार देगी, तो वो जरूर कराएंगे। आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताइए, और अगर कोई गोल्ड बॉन्ड की योजना के तहत जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ेगा और इस योजना के तहत आप कितना सोना जमा करवा सकते हैं? गोल्ड बॉन्ड में उन्होंने एक लिमिट रखी है कि एक आदमी 1 साल में 500 ग्राम के गोल्ड बॉन्ड ले सकता है और ये किसी भी बैंक से और पोस्ट ऑफिस से भी लिए जा सकते हैं। हाँ। जी बिल्कुल। क्या है ये योजना, क्या आपको लगता है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन के साथ साथ गोल्ड बॉन्ड का भी फायदा उठा सकते हैं? दोनों योजनाएं बहुत अच्छी योजना है। कुछ के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के लिए जिनके पास अभी गोल्ड नहीं है लेकिन आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास गोल्ड बॉन्ड
की स्कीम भी बहुत अच्छी स्कीम रहेगी, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। ये हमारा गोल्ड बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे इसका डेली का रेट आएगा, हम जब भी चाहेंगे हम इससे पैसा ले सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम खेती की, दिखाएंगे अपना खास कार्यक्रम बातें खेती की। साप्ताहिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम बातें खेती की। इस बार हमने आपको बताया कि गेहूं की फसल में किस तरीके के रोग, किस तरीके की कीट लग जाते हैं और कैसे किसान अपनी फसल को इन कीटों से, इन रोगों से बचा सकता है। बिल्कुल। आज ज़्यादातर हम देखते हैं सौरभ कि जैसे फसल बोता है किसान और उसके बाद उसमें कितने पेस्टिसाइड्स और कितने सारे दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है कीट और रोग की वजह से। तो इसीलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि इन कीटों से, इन रोगों से एक किसान अपनी फसल को कैसे बचा सकता है। और साथ ही अगले भाग में हमने बताया कि गेहूं की फसल की सिंचाई कैसे की जाए। तो इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं और देखते हैं हमारा कार्यक्रम बातें खेती की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर गेहूं की अगर खड़ी हुई फसल में कोई रोग लग जाता है तो वो कौन कौन से रोग लगते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, गेहूं में रोग लगने के बाद और फिर हम उसका जो है उपचार करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो जब हम बुवाई करते हैं उससे पहले हम बीज का उपचार करें, क्योंकि ये रोग जो है ये फफूंदी और विषाणु जनित रोग होते हैं जी। और ये बीज जो हम डालते हैं उस बीज में ये रहते हैं जी। और मृदा में भी जो है इसके फफूंदी के विषाणु और फफूंदी रहती है। तो अगर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम बीज को उपचारित करें, मृदा को उपचारित करें और उसके बाद हम बोएं, तो जो अधिकांशतः जो रोग लगते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम बीज का उपचार करने के लिए थीरम, कैप्टान, वावस्टीन, कार्बाक्सिल, इन चारों दवाइयों में से कोई भी अगर एक रसायन हमको मिल जाता है तो हम ले लें। इनकी मात्राएं अलग अलग हैं। अगर हमको कार्बाक्सिल मिलता है तो हम 2.5 ग्राम, थीरम है तो 2 ग्राम, कैप्टान है तो 2.5 ग्राम और वावस्टीन है तो 1.5 ग्राम। इसको लेकर के 10 ग्राम बीज के लिए ये पर्याप्त होता है। और हम बीज को हल्का सा पहले नम कर लेते हैं, हल्का सा, और उसके बाद जब इसको डालते हैं तो ये बीज के ऊपर लग जाता है। तो इससे ये जितने भी फफूंदी जनित रोग हैं उनके जो बैक्टीरियाज हैं, विषाणु रोग के बैक्टीरियाज हैं, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो रोग लगने की शंका समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। यानी कि अवधेश शुक्ला जी, जो आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि अगर रोग लग जाते हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, वो कौन कौन से रोग हैं जो गेहूं की फसल में लगते हैं। अब जिस तरह से आपने यहाँ पर एक उपचार बताया है, ये उपचार क्या बुआई से पहले की समीक्षा है? देखिए, जब हम बीज बोने जा रहे हैं बिल्कुल उसी के दौरान हम इसमें समाधान कर लें। बुवाई के समय ही बीज का हम उपचार करेंगे और उपचार करने के बाद तुरंत हम बुवाई कर देंगे। बिल्कुल। तो वो जो रसायन है वो फफूंदी नाशक रोग और विषाणु नाशक रोग जो हैं उनसे बचाव करता है, उसको किल कर देगा। तो नतीजा ये होगा कि जब पौधा जमेगा तो उसमें वो नहीं आएंगे, रोग नहीं आएंगे। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने विषय रखा है गेहूं की सिंचाई के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर गेहूं का जो बोने का जो सही समय होता है वो कौन सा होता है। देखिए, गेहूं के बोने का जो उचित समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, और यदि किसी कारणवश विलम्ब हो जाता है तो 25 दिसंबर तक प्रत्येक अवस्था में बुवाई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इन केस में अगर थोड़ा सा डिले होता है तो उस सिचुएशन में क्या करे किसान? देखिए, जैसे डिले होगा वैसे ही हमारी पैदावार घटती चली जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमको अच्छी तरीके से पूरी पैदावार लेने की हम आकांक्षा रखते हैं तो हमें समय से बुवाई
करना आवश्यक है। बिल्कुल। अगर जिस तरह से डॉक्टर अवधेश जी हम जानते हैं कि गेहूं हमारी मुख्य और अहम फसल है, इसकी उत्पादकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। कि किसी भी फसल, अभी तो गेहूं की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी फसल की अधिकतम उत्पादकता के लिए 7 कारक जो हैं बहुत ही अनिवार्य होते हैं। जी। सबसे पहला कारक है खेत की तैयारी। जी। और खेत की तैयारी में आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से पहले गहरी जुताई करें, 2 गहरी जुताई करें, हर जुताई के बाद पाटा लगाएं। उसके बाद जो संस्तुति दी गई है, आपको गोबर की खाद की उतनी गोबर की खाद उसमें अच्छी तरीके से मिलाएं। फिर मिलाने के बाद देसी हल से या कल्टीवेटर से उसकी अच्छी तरीके से जुताई करें। हर जुताई के बाद उसमें पाटा लगाएं और ये देख लें कि ये पर्याप्त मात्रा में इसमें नमी मौजूद है कि नहीं। बिल्कुल। अब जब बुवाई का टाइम हमारा हुआ है तो बुवाई से पहले हम अच्छी तरीके से जो एक हमारी जुताई रह जाती है, उस समय मृदा परीक्षण के आधार पर जो हमें संस्तुति उर्वरक की दी गई है, उन उर्वरकों को भी हम मिला दें। तो इस तरीके से अगर हम खेत की तैयारी करते हैं तो हमारी उपज का 10% जो है वो खेत की तैयारी पर निर्भर करता है। जी। उसके बाद दूसरी बात आती है बीज की। जी। बीज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उन्नतशील बीज का प्रयोग करें। और अगर आप समय से बुवाई कर रहे हैं, विलम्ब से बुवाई कर रहे हैं, सिंचित अवस्था में बुवाई कर रहे हैं या ऊसर जमीन में बुवाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही अपनी प्रजाति का चयन करें। बिल्कुल। जैसे कि यदि आप पर्याप्त मात्रा में आपके पास सिंचाई के साधन हैं जी, तो उस अवस्था में आप PVW 343, जी, PVW 443, नरेंद्र गेहूँ 1012, HD 2888, 2824, बिल्कुल, EHP 1731, 1761, UP 2382, ये इन जातियों का हम चयन करें अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सिंचाई के साधन है और समय से हम बुवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तब हम इन प्रजातियों का इस्तेमाल करें। जी। उसके बाद अगर हम विलम्ब से, हमारी अवस्था तो सिंचित है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन हम देर से कर रहे हैं, यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम बुवाई ना करके हम 25 दिसंबर तक उधर ले जाते हैं, तो ये विलम्ब से बुवाई कही जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में DVW 14, नरेंद्र गेहूँ 1014, नरेंद्र गेहूँ 2036 के 9162, 9533, UP 2425, बिल्कुल, ये इनका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने टेरेस पर कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साप्ताहिकी। साप्ताहिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे होम फार्म के बारे में, और साथ ही हमने होम फार्म में आपको बताया टेरेस गार्डनिंग के बारे में। सौरभ, टेरेस गार्डनिंग की बात की जाए तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप अपने टेरेस पे कम जगह पर आप फल या सब्जी लगा सकते हैं, और साथ ही वो उससे आपका छत बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। बिल्कुल। और एक ऐसी ही महिला से हमने इस बार आपको मिलवाया जिन्होंने अपनी छत पर फूल और सब्जियां लगाई हुई थी। तो आइए एक नजर डालते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं जीके, जो कि दिल्ली में है, बहुत ही पॉश इलाका है, और यहाँ पर रहती हैं अनीता जी, जिन्होंने अपने टेरेस को एक टेरेस गार्डन बना रखा है, हम कहेंगे रूफ टेरेस बना रखा है। तो आइए आपको मिलवाते हैं अनीता जी से और बताते हैं कि उन्होंने अपने टेरेस को कितना सुंदर सजाया हुआ है, और उनसे पूछेंगे कि ये कैसे उन्होंने पॉसिबल किया। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने इतना खूबसूरत अपना टेरेस गार्डन बनाया है, इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, आपके माइंड में क्या सेटअप था कि आपने ये तैयार किया? पहली बात तो ये कि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, जो कि बगीचों का शहर माना जाता है। बिल्कुल। तो इसकी मेरे को इंस्पिरेशन अपने पेरेंट्स से मिली थी, क्योंकि शुरू से हमारे यहाँ लॉन थे, पौधे थे, एक नेचुरल ब्यूटी एनवायरनमेंट में रहे हैं, पले बड़े हैं। तो दिल्ली जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत अखरता था कि बिल्कुल कंक्रीट जंगल में आ गए हैं, कोई पेड़ पौधे नहीं है, जबकि दिल्ली इज़ द ग्रीनेस्ट मेट्रो। तो मुझे ये लगता था कि कुछ तो आबो हवा हम ताज़ा लें, शौक था। तो बहुत साल लगे मुझे इसको करने में,
टाइम लगा, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो गया, बट हाँ शुरुआत करी तो आज के दिन यहाँ पहुँच गई हूँ। अमिता जी, मुझे दिख रहा है आपने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ किया हुआ है, जैसे ये मुझे एक मिठाई का डब्बा नज़र आ रहा है। मिठाई का डब्बा है ये? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। तो इसमें आपने सैपलिंग्स लगाए हैं, तो किस तरीके से आपने इसे तैयार किया और क्या इसमें ऐसा करना सही रहता है और ये डेवलप करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ मैं फेंकूं नहीं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करूँ। इसमें कुछ भी नहीं किया, खाली ड्रेनेज के लिए मैंने नीचे की तरफ, आप देखिए ये छेद है जी, कुछ छेद बना दिए ताकि इसमें पानी रुके नहीं। और सैपलिंग्स, जैसा कि सब लोग जानते हैं, बीज डालने के बाद जब सैपलिंग तैयार हो जाती है तो इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस वक्त के लिए ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद में भी अगर एक दो पौधे उगाना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे भी ये भी मुझे एक नजर आ रहा है, शायद ये कोई बॉक्स है, कोई जो आपने कट करके इसमें पौधा तैयार किया हुआ है। किस चीज का है मैम ये आंवले के मुरब्बे का डब्बा है जी, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। जी हाँ, इसका खाली टॉप काट के और इसी तरह से इसमें भी नीचे छेद करके ड्रेनेज के लिए इसमें ये सुंदर सा पौधा लगाया हुआ है। और ये सालों साल चलता है, ये डब्बा आज का नहीं है, कई साल पुराना है जी। तो आप ये सोचिए कि अगर इतना प्लास्टिक हम फेंकेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा। ये लगाया है यहाँ पे, कैक्टस लगाया जिसमें बहुत ही सुंदर फूल भी आ रहे हैं। तो कैक्टस की मैं पहले बहुत बड़ी कलेक्टर थी और मैं नेशनल कैक्टस एंड सर्कुलेंट सोसाइटी की मेंबर भी थी। ये बात है बहुत बरसों पहले की। फिर शौक कुछ कम हो गया, फिर कुछ वास्तु के हिसाब से किसी ने कहा कि कैक्टस नहीं उगाना चाहिए, तो शौक, पर इसमें फूल थे तो इसलिए मैंने ये उगा लिया जी। और भी कई प्लांट्स मुझे नजर आ रहे हैं मैम, आप इसके बारे में बताइए। जैसे मुझे यहाँ पे बेसल दिख रही है, ये कुछ डार्क कलर में नजर आ रही है। ये श्यामा तुलसी है। श्यामा तुलसी बहुत अच्छी मानी जाती है और तुलसी के फायदे तो सभी जानते हैं, और खासकर सर्दियों में चाय में काढ़ा पानी, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है अगर सिर्फ आप इसका और धनिए का पानी पिए रोज एक ग्लास। जी अमिता जी, इतना सुंदर किचन गार्डन आपने बनाया हुआ है, मुझे बताइए आपने क्या क्या अपने किचन गार्डन में लगाया और क्या आप इसमें चाहती हैं कि हर कोई अपने घर में किचन गार्डन लगाए और ऑर्गेनिक यूज़ करे? क्या पर्पस रहा आपका और कौन से प्लांट्स आपने लगाए हैं? पर्पस तो एक ही था कि कुछ ऑर्गेनिक खाएं, बिना पेस्टिसाइड का खाएं, जो हमने घर में उगाया है। और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पत्ते की सब्जी बहुत आसानी से होती है गमलों में जी। बहुत सिंपल है। आप गमला लीजिए, उसमें सॉइल मिक्स डालिए और जब आप उसमें सीड्स डालते हैं तो वो जर्मिनेट होने में आपके 5-7 दिन लगाते हैं और तैयार होने में करीब 3 हफ्ते से 1 महीना। जैसे यहाँ देखेंगे आप, पालक है जी, एमरैंथस या चलाई, लाल चलाई, हरी चलाई, धनिया है। धनिया बहुत वक्त लेता है जर्मिनेट होने में जी। लेकिन बाजार में आजकल जो धनिया आता है उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती। इसको आप तोड़ के खा के देखिए, इसमें कितनी ताज़ी खुशबू है जी। सब्जी में हम धनिया डालते हैं गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल, ये एक्चुअली मुझे इसमें से बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर भी मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, स्मेल तो इसका है, फ्रेगनेंस इसका बहुत अच्छा आ रहा है। लोग अक्सर कह देते हैं कि देसी धनिया जब हम लोग खरीदने जाते हैं मार्केट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा देसी धनिया कोई हो सकता है। और ये वही धनिया है, आप मानेंगे नहीं, इसके सीड्स मैंने बाजार से नहीं खरीदे हैं। जो हमारे घर में साबुत धनिया होता है उसी के बीज इसमें डाले हुए हैं और वही उगा हुआ है। और ये सरसों का साग है। बाजार से जो आप सरसों का साग लाते हैं उसकी नॉर्मली डंठल मोटी होती है, उसको आपको छीननी पड़ती है। ये आप तोड़ के देखेंगे तो इसकी आप डंठल भी पूरी काम में ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसका साग का रंग भी बहुत खूबसूरत आता है। दोस्तों, आज की साप्ताहिकी में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्ते।